नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संधि की परिभाषा, भेद और नियम। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संधि की परिभाषा, भेद और नियम। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल या जोड़ से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में परस्पर वर्णों के मेल से, कौन से वर्णों के मेल से? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से किसी शब्द का अंतिम वर्ण और किसी दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उनमें एक बदलाव आता है, उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, उसको संधि कहा जाता है। जैसे दो राजाओं के बीच युद्ध होता है, फिर कुछ नियम व शर्तों के आधार पर उन राजाओं में संधि हो जाती है और उस संधि के उपरांत उन राजाओं के व्यवहार और संपर्क में एक बदलाव होता है, एक परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार दो अलग अलग शब्दों के पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम, ये जो निकटवर्ती वर्ण हैं, इन दोनों में जब मिलन होता है, जोड़ होता है या इन्हें जोड़ा जाता है, तो उससे इन दोनों शब्दों के किसी भी रूप में या उच्चारण में किसी प्रकार का एक बदलाव आता है। इसी बदलाव का नाम, विकार का नाम, परिवर्तन का नाम संधि है। जैसे सम जमा तोष, संतोष, देव जमा इंद्र, देवेंद्र, भानु जमा उदय, भानुदय। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल या जोड़ से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में परस्पर वर्णों के मेल से, कौन से वर्णों के मेल से? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से किसी शब्द का अंतिम वर्ण और किसी दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उनमें एक बदलाव आता है, उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, उसको संधि कहा जाता है। जैसे दो राजाओं के बीच युद्ध होता है, फिर कुछ नियम व शर्तों के आधार पर उन राजाओं में संधि हो जाती है और उस संधि के उपरांत उन राजाओं के व्यवहार और संपर्क में एक बदलाव होता है, एक परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार दो अलग अलग शब्दों के पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम, ये जो निकटवर्ती वर्ण हैं, इन दोनों में जब मिलन होता है, जोड़ होता है या इन्हें जोड़ा जाता है, तो उससे इन दोनों शब्दों के किसी भी रूप में या उच्चारण में किसी प्रकार का एक बदलाव आता है। इसी बदलाव का नाम, विकार का नाम, परिवर्तन का नाम संधि है। जैसे सम जमा तोष, संतोष, देव जमा इंद्र, देवेंद्र, भानु जमा उदय, भानुदय। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? कहाँ पर होती है स्वर संधि? दो स्वरों के परस्पर मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है अथवा उनके रूप में बदलाव आता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे विद्या जमा अर्थी,
विद्या शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आ है और अर्थी शब्द का प्रथम वर्ण ए है। आ और ए दोनों में जब योग हुआ, दोनों को जोड़ा गया, मिलाया गया, तो शब्द बना विद्यार्थी। इसी प्रकार सूर्य जमा उदय, सूर्य और उदय, सूर्य में ए है और उदय में ऊ है। ए और ऊ के मिलन से ओ की ध्वनि का निर्माण हुआ, इसलिए सूर्य जमा उदय को बोलते हैं सूर्योदय। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। तो अलग अलग वर्णों के मेल से अलग अलग प्रकार की ध्वनि का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार का रूप लेता है शब्द। ये कितने प्रकार से रूप लेता है, अर्थात स्वर संधि कितने प्रकार से होती है, स्वर संधि के कितने भेद हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब दो सजातीय, सजातीय का मतलब एक ही वर्ग के, एक समान स्वर, जब दो सजातीय हर्ष या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए आ, किसी वर्ण के अंत में ए हो और किसी शब्द के प्रथम वर्ण में ए हो या आ हो, इसी प्रकार किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ए हो या आ हो, इनकी कोई भी ध्वनि हो, किसी भी वर्ण का प्रयोग हो, तो यहाँ पर आ का निर्माण होता है। आप यहाँ उदाहरण में देख रहे हैं, ए जमा ए बराबर आ, अन्न जमा अभाव, अन्नभाव, कोण जमा अर्क, कोणार्क। ये एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक दो दो दिए गए हैं। इसी प्रकार से विद्या जमा अर्थी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, आ है अंत में और आरंभ में ए है। आ और ए के मिलन से भी दीर्घ स्वर का ही निर्माण हुआ, विद्यार्थी। तो इसलिए कहा गया है, यदि ए आ ई ऊ ऊ और री के बाद सजातीय अर्थात उसी जाति का, उसी वर्ग का हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ री हो जाते हैं। इस प्रकार से स्वर दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। गुण संधि, ए आ के साथ ई या ई का मेल होने पर ए का निर्माण हो जाता है। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र। ए आ के साथ ऊ का मेल होने पर ओ हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। ए आ के साथ री का मेल होने पर अर हो जाता है। जैसे महाजमा ऋषि, महर्षि। इस प्रकार से गुण संधि में गुणात्मक वृद्धि होती है, गुण हो जाता है, गुणा हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं समझने के लिए, ए आ के साथ ई का मेल होने पर ए जमा ई से किसका निर्माण हुआ, ए का। आ जमा ऊ से ओ का, और ए आ के साथ री का मेल होने पर अर का। जैसे महर्षि, देवर्षि आदि संधियों के व्यवहार से इन शब्दों का निर्माण हुआ। वृद्धि संधि, ए आ का मेल ए ऐ के साथ होने से दीर्घ ऐ हो जाता है। उच्चारण होगा ऐ, होगा ये ए का दीर्घ। जैसे ए जमा ए बराबर ऐ। शब्द का उदाहरण ले सकते हैं, एक जमा एक, एकैक। कै के ऊपर 2 मात्रा हो गई, ऐ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार ए आ का मेल ओ औ के साथ होने से औ का निर्माण हो जाता है। जैसे ए जमा औ, औ, ए जमा ओ, औ। जैसे परम जमा ओजस्वी, परमोजस्वी। परम जमा औषध, परमोषध। महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी। महाजमा औषध, महोषध। इस प्रकार से
यहाँ पर ध्वनि में वृद्धि हो जाती है तो ये वृद्धि संधि कहलाता है। ई ऊ ऊ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है, अर्थात ई ऊ ऊ या री, इनसे परे कोई अन्य स्वर होता है तो ई को किस में बदल दिया जाता है? य में, ऊ को व में और री को रे में बदल जाता है। री को रे हो जाता है, रे में बदला जाता है। इस प्रकार का बदलाव जब होता है, इस प्रकार के स्वरों का योग जब होता है, उस संधि को यण संधि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ई जमा ए इज इक्वल टू ये, ई और ए का योग ये, जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि। इसी प्रकार आप देख सकते हैं पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। किस प्रकार से संधियाँ होने पर, संधि होने पर ध्वनियाँ अपना उच्चारण और अपना रूप बदल रही हैं। तो जब इस प्रक्रिया में बदलाव होता है तो इसे यण संधि कहते हैं। अयादि संधि, ए ऐ तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः अय, आय, आओ, आओ, इन ध्वनियों का निर्माण होता है। जब स्वरों का मेल इस प्रक्रिया से गुजरता है, इस प्रकार से होता है, तो वहाँ अयादि संधि होती है। जैसे ने जमा अन, ए का मिलन ऐसे हुआ और क्या बना? ये, नयन। ने जमा ए, नय, ने नय, नयन। ए जमा ए, उसमें भी ये बनेगा। जैसे गायक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गई जमा अक बनेगा। भवन शब्द है, भो जमा अन, अर्थात भो ओ की मात्रा है और उसमें ए का मिलन हुआ है तो वो क्या बना? वह, भवन। इसी तरह औ में ऊ का मिलन हुआ है तो भौ जमा उक, भावुक। तो इस प्रकार का योग जब होता है और ध्वनियों या वर्णों में बदलाव आता है तो वहाँ अयादि संधि होती है। अयादि संधि के बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? हमने 5 प्रकार की स्वर संधि पढ़ी, उनमें स्वर संधि का अंतिम भेद अयादि संधि था। इसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में व्यंजन ही होगा और उससे परे स्वर या व्यंजन होगा। जब दोनों का मेल होगा, मतलब किसी एक शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम ध्वनि व्यंजन और उसमें मिलने वाला दूसरा शब्द कोई होगा, वो व्यंजन हो उसका पहला वर्ण या स्वर हो उसका पहला वर्ण, जब इन दोनों का मेल होता है, दोनों का योग होता है, तो यहाँ भी एक ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है, रूप में बदलाव आता है। इस बदलाव को, इस विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे सत जमा भावना, आप देख रहे हैं यहाँ पर सत जमा भावना, तय अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भय है। बदलाव क्या हुआ? सद्भावना, तय दय में बदल गया, विकार उत्पन्न हो गया। इसका उच्चारण सद्भावना नहीं होता, सद्भावना होता है। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि हुई। व्यंजन संधि के नियम हैं, जैसे व्यंजन के पहले 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। ये 25 व्यंजन हैं, इनमें 5 वर्ग हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ण जब किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यर है या किसी स्वर से मिलता है, इनका मेल हो जाए, इस प्रकार से किसी शब्द के अंत में किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसमें मिलने वाले शब्द के आरंभ में तीसरा या चौथा वर्ण हो या स्वर हो या यर है हो, तो क्या होगा? पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे दिक् जमा गज, दिग्गज, वाक जमा ईश, वागीश,
अच जमा अंत अजंत, षट जमा आनन सडानन। आप यहाँ देखेंगे क च ट ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहे हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या मैं से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, मतलब प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक जमा मैं वांग में, षट जमा मास षणमास, यहाँ क ट ये दोनों ही अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गए। उत जमा नयन उन्नयन, अप जमा मैं अम्मै, यहाँ क्या हो रहा है, पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल रहा है। तय का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो तय को द हो जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि तय, अब तवर्ग के व्यंजन देखिए, त थ द, मतलब तय जो है द में कब बदलता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में कब बदलता है, जब तय से परे ग घ द ध ब भ य र व या कोई स्वर आ जाता है तो। जैसे सत जमा भावना सद्भावना, ईश जगत जमा ईश जगदीश, तत् जमा रूप तद्रूप, सत जमा धर्म सद्धर्म। इसी प्रकार तय से परे च या छ होने पर तय च में बदल जाता है। जैसे उत जमा चारण उच्चारण, तय से परे जय होगा तो तय जय में बदल जाएगा। जैसे सत जमा जन सज्जन, तय से परे तय या ठ होगा तो, या तय से परे च होगा तो क्या बताया, च में बदलेगा। जय होगा तो जय में बदलेगा। और तय से परे ट या ठ होने पर, ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर लय हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है, उत जमा डयन उड्डयन, तय से परे ड होने पर तय ड में बदल गया। तय से परे लय होगा तो तय लय में बदल जाएगा, उत जमा लास। तय से परे झ होगा तो तय जय में बदल जाएगा। जैसे उत जमा झटिका उज्झटिका। इस प्रकार ये तय के संबंध में नियम है। तय से परे जो वर्ण है तय उस वर्ग के वर्ण के तीसरे में बदल जाता है, और लय है तो लय में बदल जाता है। तय का मेल यदि श से हो तो तय को च और श को छ बन जाता है। जैसे उत जमा श्वास उच्छ्वास, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर, तय को च और श को छ में बदला जा रहा है। जब इस प्रकार का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि का तय के संदर्भ में श और च की ध्वनि के लिए श और छ का उच्चारण होता है। तय का मेल यदि है से हो तो तय को द और है को ध हो जाता है। जैसे उत जमा हरण उद्धरण। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाता है और छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, जैसे स्व जमा छंद, व के अंत में ए है, स्वर है लेकिन बाद में छ है, तो यहाँ पर च का बढ़ावा होता है, मतलब छ से पहले च वर्ण आ जाता है, च की ध्वनि आ जाती है। जैसे स्वजमा छंद स्वछंद, अनुजमा छेद अनुच्छेद। इसी प्रकार मैं के बाद क से मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम जमा चित्त किंचित, सम जमा कल्प संकल्प। यदि मैं के बाद क से मैं तक कोई व्यंजन हो, किसी शब्द के अंत में मैं हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क से मैं तक कोई भी हो, किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन हो, तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। और यदि मैं ही आ जाए, मैं के बाद मैं आ जाए तो मैं द्वित्व हो जाता है। जैसे
समजमामति सम्मति, द्वित्व का मतलब दो में हो जाते हैं, समजमामान सम्मान। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल या जोड़ से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में परस्पर वर्णों के मेल से, कौन से वर्णों के मेल से? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से किसी शब्द का अंतिम वर्ण और किसी दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उनमें एक बदलाव आता है, उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, उसको संधि कहा जाता है। जैसे दो राजाओं के बीच युद्ध होता है, फिर कुछ नियम व शर्तों के आधार पर उन राजाओं में संधि हो जाती है और उस संधि के उपरांत उन राजाओं के व्यवहार और संपर्क में एक बदलाव होता है, एक परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार दो अलग अलग शब्दों के पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम व्यंजन संधि के बाद हिंदी में तीसरा भेद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग दो खड़े बिंदुओं का ऐसा चिन्ह है जो किसी भी शब्द में जिस ध्वनि के साथ लगता है वहाँ पर स्वर का होना अनिवार्य होता है। जैसे दुख शब्द है, उसमें दू के बाद विसर्ग लगता है तो यहाँ ऊ स्वर है। अतः तय के बाद ए है, उसके साथ विसर्ग है यहाँ पर। तो ये विसर्ग का प्रयोग है, हमने हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में भी इसका जिक्र किया था। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो बदलाव आता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे मन है जमा बल, और विसर्ग से परे ब है तो विसर्ग ओ में बदल गए, मनोबल। विसर्ग के पहले यदि ए हो और बाद में भी ए हो, अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, अथवा यर लव हो, तो विसर्ग का बदलाव किस में हो जाता है? ओ में। जैसे मन है जमा बल, एक उदाहरण दिया था हमने। विसर्ग से पहले न है, न में ए की साउंड है, ए की ध्वनि है, तो प फ ब तीसरी ध्वनि ब हो गई। तो विसर्ग से परे ब है तो विसर्ग ओ में बदल जाएंगे, इसीलिए मनोबल कहा गया। विसर्ग से परे ए है, जैसे मन है जमा अनुकूल, मनो अनुकूल, मनोनुकूल, विसर्ग ओ में बदल गए। अध है जमा गति, अधोगति, विसर्ग से परे ग है, ग का मतलब तीसरा वर्ण है। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, अथवा य र ल व है में से कोई हो, तो विसर्ग का र या र हो जाता है, मतलब विसर्ग र में बदल जाते हैं। जैसे निह जमा आहार निराहार, निह जमा आशा निराशा, र में बदल जाता है विसर्ग। विसर्ग से पहले ए आ हो, बाद में कोई स्वर हो, पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो, तो विसर्ग र में बदलते हैं। इसके बाद है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा चल निश्चल, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन। इस प्रकार विसर्ग से संबंधित ये कुछ नियम हैं। इनके अतिरिक्त विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बारे में कुछ और नियम है, यदि तय हो विसर्ग से परे या से हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे नमः जमा ते नमस्ते, दुह जमा साहस दुस्साहस। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ मतलब पहला दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल जाता है। जैसे
निह जमा कलंक निष्कलंक, निह जमा फल निष्फल। विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई अलग स्वर हो, भिन्न स्वर हो, अन्य स्वर हो, तो विसर्ग समाप्त हो जाते हैं, लोप हो जाता है विसर्ग का। जैसे निह जमा रोग निरोग, निह जमा रस नीरस। विसर्ग के बाद कै ख अथवा पै फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः कर्ण, अंतः जमा कर्ण, अंतः कर्ण। यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग के बाद कै ख पै फ, पहला दूसरा है, विसर्ग अपने स्थान पर है। जैसे दुख में भी ख है, दूसरा व्यंजन है, वहाँ भी विसर्ग द के बाद लगते हैं। तो ये विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं।